तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। तो जय हिंद गाइज, एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए लेके आ चुका हूँ। तो चलिए सबसे पहले अपन स्टोरी को स्टार्ट कर लेते हैं। कई बार क्राइम की कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जिनको सुनाते वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अपने करियर में क्राइम रिपोर्टिंग के हालांकि कितनी बार इन चीज़ों से गुजरा हूँ, देखा हूँ, लेकिन सिस्टम में कभी वो फ़र्क नज़र ही नहीं आता। शहर अलग बदल जाते हैं, स्टेट अलग हो जाता है, इलाके अलग होते हैं, थाने अलग होते हैं, लेकिन कहानी वही होती है जो बरसों से चली आ रही है। आज के दौर में दो बहनें एक पेड़ से जाकर लटक जाती हैं, एक ही दुपट्टे के दो टुकड़े करती हैं, उसका दो फंदा बनाती हैं और दोनों पेड़ से लटक कर खुदकुशी कर लेती हैं। पुलिस आती है, पंचनामा करती है, लाश को उतारती है पेड़ से, इसके बाद मामले की तफ्तीश करती है। माँ बाप रोते हैं, चुन चुन कर और गिन गिन कर नाम बताते हैं, उनमें से कुछ को पकड़ लेती है। फिर लगा गरीब लोग हैं, पिछड़ा इलाका है, कौन यहाँ क्या देखने या बोलने आएगा। वो अपने काम में लग जाते हैं। दो लड़कियों की ज़िंदगी, दो मौत शायद इतना मायने नहीं रखता। मुझे लगता है हमारे पूरे सोसाइटी के लिए मायने नहीं रखता। यही बड़े लोग हों तो हंगामा मच जाए, उसमें अपने आप को भी मैं पाक साफ नहीं कह रहा हूँ। हम लोग भी ऐसी खबरों के पीछे कितने कितने दिनों तक दौड़ते रहते हैं, हर बुलेटिन में करते हैं, लेकिन ऐसी खबरों पे कहाँ ध्यान जाता, क्योंकि इससे टीआरपी तो आती नहीं है। तो पुलिस को भी मालूम है कि यहाँ नेशनल मीडिया बाकी तो कोई आएगी नहीं, सब कुछ हो गया। अब अफसोस देखिए कि दो लड़कियां जिन्होंने एक दुपट्टे के दो फंदे बनाकर खुदकुशी की, एक बेर के पेड़ से लटक कर, उनकी मौत के बाद घर वालों ने नाम बताया, 3 लोगों को पुलिस उठा कर ले गई, लेकिन बाकी लोग आज़ाद थे। उनमें से कुछ रिश्तेदार अब उस लड़की के दोनों घर पहुंचते हैं और कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने अपना मुंह खोला, तुम्हें पता नहीं हमारे पास कितने पैसे हैं, तुम लोगों की औकात क्या, गरीब हो, मजदूरी करते हो हमारे ईंट भट्टे पर, मुकदमा होगा देख लेंगे, थाना कचहरी देख लेंगे, पर खिलाफ जाओगे और गवाही दोगे तो फिर कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इतना धमकाया, इस बुरी तरह धमकाया कि दोनों बच्ची की मौत के 2 दिन बाद ही इन दोनों बच्चियों में से एक के पिता ने भी इस बार जाकर बबूल के पेड़ से लटक कर खुदकुशी कर ली। सोचिए, आज के दौर की कहानी है, 21वीं सदी में हम 2024, क्या क्या कुछ नहीं पाया, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, क्या तरक्की कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन लगता नहीं है कि ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये किसी बहुत ही बाबा आदम के ज़माने की कहानी होगी। तब ऐसा हुआ होगा जंगल राज, राजा रजवाड़े के टाइम में, जहाँ पे कानून जंगल का राज हुआ करता है। लेकिन अफसोस और निहायत अफसोस इस बात की है कि जी नहीं, लीप ईयर 29 का होता है, 4 साल के बाद आया था, और ये उसी 29 फरवरी की कहानी है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है हमीरपुर। इसी हमीरपुर में 2 परिवार दिवाली मनाने के बाद अपने घर से हमीरपुर के इलाके में पहुंचता है, और ये वहाँ पर एक घाटमपुर इलाका है, वहाँ मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारी ईंट की भट्टियाँ हैं जहाँ ईंट तैयार होती है, उन ईंटों से बड़ी बड़ी इमारतें, कल कारखाने, उनकी बुनियाद रखी जाती है, बिल्डिंगें बनाई जाती हैं। तो ये देश को ही मजबूती देने का काम कर रहे थे अपने बनाए ईंटों से। तो जब ईंट भट्टी होती है तो उसी के आसपास मजदूरों की बस्ती होती है। तो ये 2 परिवार थे और दोनों करीबी रिश्तेदार थे। एक तरह से दोनों बच्चियां जो थीं वो फुफेरी बहन थी। एक की उम्र 16 साल, एक की उम्र 14 साल, दोनों नाबालिग। घाटमपुर में माँ बाप ईंट की भट्टियों में काम करते, ये लोग घर का चूल्हा संभालती। परिवार चल रहा था। दिवाली के बाद ये लोग पहुँचे थे वहाँ पर, और अब ये था कि शायद होली में फिर घर लौटेंगे। अभी इसी महीने होली है, और फिर उसके बाद वापस आएंगे ताकि ज़िंदगी चलती रहे। लेकिन अभी 29 फरवरी से एक दिन पहले एक इंसिडेंट होता है।
ये दोनों बच्चियां अपने गांव जहां पर रहती थीं उसी के आसपास थीं, शाम को खेल रही थीं। तभी इस भट्टी के जो इंचार्ज, जिस ईंट की भट्टी पे ये लोग काम करते थे, उनके ठेकेदार और उसके बेटे, उनके रिश्तेदार, ये लोग देखते हैं। और चूंकि उसके माँ बाप उसी की भट्टी पर काम करते हैं, ठेकेदार को ये लोग जानते हैं, अक्सर खाना पहुंचाने के लिए आना जाना सब कुछ था। शाम का वक्त था, ठेकेदार और उनके बेटे और बाकी लोगों की नीयत बिगड़ जाती है। वो उन लड़कियों को काम के बहाने भट्टी के करीब ले जाते हैं और फिर उनसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। दोनों बच्चियां इसका विरोध करती हैं। जब विरोध करती हैं तो वो धमकाते हैं और उस धमकी के साथ उनके मुंह में शराब की बोतल लगा देते हैं जबरन, नहीं पियोगे तो मार देंगे। और उसके बाद जबरन उनको शराब पिलाने के बाद उन दोनों बहनों से बारी बारी से 3 लोग रेप करते हैं। और जब 2 लोग एक साथ रेप कर रहे होते हैं तो तीसरा मोबाइल पे शूट कर रहा होता है। इसके बाद धमकी देकर और मोबाइल दिखाकर, देखिए इसमें तस्वीरें हैं और अपना मुंह बंद रखना वरना अंजाम बुरा होगा, और उन लड़कियों को भेज दिया जाता है। दोनों लड़कियां घर आती हैं। अब उन्हें पता है कि उनके साथ क्या हुआ। उन्हें यह भी पता है कि उनकी पूरी इज्जत एक कैमरे में कैद है। कल को गांव में माँ बाप को, रिश्तेदारों तक ये तस्वीरें पहुंचेंगी तो माँ बाप का सर शर्मिंदगी से झुक जाएगा। माँ बाप को खाना खिलाया। हिम्मत देखिए लड़कियों की। दोनों आई क्योंकि खाना वही खिलाती थी। उन्होंने कहा कि आप दोनों खाना खा लीजिए, यह आखिरी बातचीत है। माँ बाप को खाना बना कर दिया, उसी हाल में खाना खिलाया। फिर दोनों बहनों ने कहा कि हम अभी आते हैं। रूटीन था, थोड़ी देर बाहर टहल लेते थे। इसके बाद दोनों घर से बाहर निकल गई। बाहर निकली, वापस नहीं आई। पूरी रात माँ बाप ने ढूंढा, दोनों परिवार ने मिलकर, दोनों चचे फुफेरी बहनें जो हैं वो मिली ही नहीं। अंधेरा भी था, सुबह हो गई। सुबह अचानक ये लोग ढूंढ ही रहे थे, तभी ईंट के भट्टे से करीब 300 मीटर दूर एक बेर के पेड़ के नीचे का मंजर चीखें निकालने वाला था। उस पेड़ से 2 लाशें लटक रही थी। ये दोनों उन्हीं चचेरी बहनों की थी। गले में फंदा जो था वो एक दुपट्टे का था और उस एक दुपट्टे से उसको फाड़ कर 2 फंदे तैयार किए गए थे। बात आसपास में फैल गई। बदहवास माँ बाप आए, रोना पिटना हो गया। इसके बाद पुलिस को खबर दी गई। पुलिस आई तो इत्तेफाक से इनकी एक रिश्तेदार को ये बात उन दोनों बहनों ने बताया कि हमारे साथ क्या हुआ और हमें अब वो लोग धमका रहे हैं। हमारी कुछ तस्वीरें उन्होंने उस हालत में नींद बेहोशी की, क्योंकि उन्होंने पहले हमें जबरन शराब पिलाई, फिर हमारे साथ ये काम किया और धमकी दी है कि तुम्हें तुम्हारे घर वालों को फिर बर्बाद कर देंगे। तो उसने माँ बाप को बताया। इत्तेफाक से जब ये बात हो रही, उसी ईंट के भट्टी के आसपास, उस ईंट की भट्टी के जो बाकी मालिकान हैं वो भी वहाँ पे मौजूद। उनमें से कहा कि देख, अगर हमारे मालिकों के नाम आए तो तुझे बर्बाद कर देंगे, खामोश रहना। इसके बाद पुलिस आती है, पेड़ से लाश उतारती है, पोस्टमार्टम होता है, रेप की कंफर्मेशन होती है और फिर पुलिस की मौजूदगी में ही उन दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। पुलिस परिवार को भरोसा दिलाती है और इस भरोसे के साथ पुलिस 3 लोगों को, चूँकि गांव में अब गुस्सा भी भड़क गया था, एक ठेकेदार जिसका नाम राम स्वरूप, उसका बेटा रज्जू और भांजा संजू, इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। और पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार करके ले गई। पुलिस का काम खत्म। उन्होंने कहा पोस्टमार्टम करा दिया, लाश का अंतिम संस्कार करा दिया, इनको गिरफ्तार कर लिया, अब देखेंगे। माँ बाप को समझा दिया। अब इधर माँ बाप अकेले हैं। जो धमकी दी गई थी वही धमकी अब सच होने का वक्त आ रहा था। माँ बाप अकेले, तीनों हवालात में। अब उनके रिश्तेदार, उनके यहाँ से पहले महिला आई, फिर पुरुष, और दोनों बच्चियों के पिता को, उनके घर वालों को अब धमकाने का काम शुरू कि तुम हमारे ईंट के भट्टे पर मजदूरी करते हो, तुम्हारी कोई हैसियत औकात नहीं है। जो हुआ हुआ, शायद नशे के आलम में हो गया, बट तुम्हारी बच्ची ने खुदकुशी की है। हमारे लोगों के खिलाफ अगर तुमने गवाही दी और सारी चीज़ें बताई तो फिर तुम लोगों को भी एक एक कर बर्बाद कर देंगे, हो सकता मार डालें, और तुम सब भी एक एक कर खुद ही एक दिन खुदकुशी कर लोगे। फिर उन्होंने बाकायदा उस वीडियो का हवाला दिया। जब ये हवाला दिया, धमकी मिली, माँ बाप ने हिम्मत नहीं हारी, वो फिर पुलिस के पास गए। उन्होंने कहा साहब, जो हमारी बच्चियों के कातिल हैं, जिन्होंने उसकी इज्जत लूटी है,
वो लोग आए और उन्होंने धमकी दी है और ये भी कह रहे हैं कि उनके पास कुछ तस्वीरें उनके मोबाइल में जिससे हमें पूरे परिवार, बिरादरी, मोहल्ले, गांव में बदनाम कर देंगे। सोचिए, अभी तक पुलिस को भी नहीं मालूम। जब माँ बाप कंप्लेंट करते हैं, पुलिस उन तीनों के पास से जब मोबाइल टटोलती है, खंगालती है मंगाकर, तो उसमें वो सारे उस पल की तस्वीरें कैद थी। पुलिस उन तस्वीरों को पहले डिलीट करती है क्योंकि दोनों बच्चियां मर चुकी थी। बाकी मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजती है, इनसे पूछती है, वो एक्सेप्ट करते हैं, फिर पुलिस भरोसा दिलाती है। लेकिन ये नहीं कि कम से कम इन बच्चों के घर वालों को आप प्रोटेक्शन दे सको। कोई 2 पुलिस वाले ही भेज देते। ऐसा हुआ नहीं क्योंकि मामला बहुत दूर दराज गांव का होता है। इतनी सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, तो शहरों के लिए, बड़े लोगों के लिए तमाम चीज़ें। खैर, अब उन्होंने पुलिस को तो बता दिया ये बात। जो ठेकेदार हैं, बड़े लोग हैं, पुलिस वालों में भी उनकी कुछ ना कुछ पहुंच तो होती है। उसके ज़रिए उनके फैमिली को पता चला, फिर वो लोग पहुंचे। मतलब आप सीना जोरी और वो देखिए, उनके अंदर की खौफ नाम की चीज़ नहीं है। फिर पहुंचे इन दोनों बच्चियों के घर और कहा कि देखो, अगर तुमने अपनी ज़ुबान बंद नहीं रखी तो तुम्हारा हश्र भी वही होगा। केस वापस ले लो, बयान मत देना, और तुम बस ये बता देना कि उन्होंने अपनी मर्जी से खुदकुशी की है। तुम्हारी भलाई भी इसी में है और हम सबकी भलाई भी इसी में है। उन्होंने पैसों की भी लालच दी, लेकिन गरीब ज़रूर थे, इज्जतदार थे। इन धमकियों से इतना ज़्यादा तंग आ गए, बल्कि धमकियों के साथ साथ उन्हें पीटा भी, और पीटने के बाद कहा कि ये नमूना है, फिर तुम्हें बताएंगे। वो चले गए। लगातार 2-3 दिन की धमकियाँ, बेटियों की लाशें बेर के पेड़ से झूलती हुई, वो मंजर, और उन दोनों के साथ जो हुआ वो सोचकर ये इतने घबरा गए कि इन्हें लगा कि ये ज़िंदगी क्या है। और इसी डर, खौफ और धमकी ने इनमें से एक बच्ची के पिता को तोड़ दिया। वो रात भर रोया। उसके बाद 2 मार्च की सुबह आई। 29 फरवरी को गांव ने बेर के पेड़ से 2 लाशें टंगी हुई देखी थी। 29 फरवरी को 2 मार्च की सुबह उस जगह से जहां से उनकी दोनों बच्चियों की लाशें टंगी थी, करीब 200 मीटर दूर एक बबूल का पेड़ था। सुबह जब किसान अपने खेत की तरफ जाने लगे, मजदूर ईंट भट्टे की तरफ जाने लगे सुबह सुबह, तो एक शख्स ने देखा कि उस बबूल के पेड़ पर एक शख्स लटका हुआ है। बदआवाज भागा, गांव को खबर दी, लोग आए, लाश उतारी गई। वो उन्हीं 2 में से एक बच्ची के पिता की लाश थी। 2 रेप, 3 मौत। किस लिए? इंसानी हवस के लिए। कायदे से ये सिर्फ 3 मौत नहीं है, इस पूरे परिवार की मौत है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी 2 बच्चों के साथ क्या हुआ। जब तक जिंदा रहेंगे ये जख्म या गम भूल नहीं पाएंगे। और फिर ऊपर से एक पिता, लाचार, मजबूर बाप, उसने अपनी बेटी की तरह ही जाकर पेड़ से लटक कर जान दे दी। अब ये बताइए, एक पुलिस, उसे पता है इस गांव में क्या हुआ। एक पुलिस, उसे पता है कि यहाँ गैंग रेप का केस है। एक पुलिस जैसे पता है उस गैंग रेप और धमकी की वजह से 2 बच्चों ने खुदकुशी की है। एक पुलिस जैसे पता है कि उसके घर वालों को भी धमकाया जा रहा है। और ये ना भी हो, आप आम केस उठा लीजिए, किसी भी मर्डर के केस में, किसी रेप के केस में, ये होता है कि सामने वाली जो भी इसमें विटनेस है या फरियादी है या पीड़ित है, उसको धमकी मिलती है कि तुम पुलिस में बयान मत देना, बयान पलट देना, या तो आपको रिश्वत, लालच दिया जाता है, या फिर आपको धमकी दी जाती है कि तुमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम तो जेल में जा रहे हैं। ये बेसिक चीज़ें क्या हमीरपुर पुलिस को नहीं मालूम थी? अगर मालूम थी तो क्यों हमीरपुर पुलिस ने उन 2 बच्चियों के परिवारों को पुलिस सुरक्षा नहीं दी, जबकि जानते हैं कि उन्हें धमकियां मिल रही। उन्होंने कहा इस बात को, उसके बावजूद नहीं। और नतीजा ये कि एक बेबस, लाचार, मजबूर बाप इन धमकियों के आगे टूट चुका, जो अपनी शायद बच्ची की मौत से पहले ही पूरी तरह से टूट चुका था। अब मैंने जो शुरू में कहा, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, और ये क्या है सिस्टम, जहां पर आज के दौर में भी ऐसे गुनहगारों को इस तरीके से आप पुलिस लेती है जैसे एहसान कर रही है। ये वो केसेस हैं जिसमें पुलिस को एक मिसाल क्रिएट करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर
बात वही है। ये एक फलाने दूर के पिछड़े या गांव का मामला है। एक ईंट के भट्टी में काम करने वाले दो बेहद गरीब मजदूर परिवार की दो बेटियों का मामला है। अगर इसी को पलट दीजिए, ये किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, यहाँ गोवा, इसका इंसिडेंट होता, यहीं कोई बड़े घराने के ये लड़के होते या फिर इस तरह की चीज़ें होती, मीडिया में भी लाइमलाइट, पुलिस भी पूरी तरह से एक्शन अलर्ट मोड पे होती और सब कुछ होता। इसके लिए किसी एक को कसूरवार या जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो मैं भी बेईमानी करूँगा, गलत है। इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं तो एक तो हम लोग आम लोग ये सोचकर बैठ जाते हैं कि यार वहाँ हुआ है, हमारा से क्या लेना देना, हमारे घर में नहीं हुआ, हम लोग ठीक हैं, सेफ हैं, महफूज। पुलिस उसे लगता है कि यार इनका मामला, आवाज़ इनको कौन उठाएगा। मैं तो अभी बात कर रहा हूँ, आप कोर्ट में देखिएगा ये सारे के सारे बाहर होंगे, मजबूत केस तैयार नहीं होगा। कौन उस वक्त जाकर पूछेगा कि इनके डीएनए तुमने सैंपल लिए भी कि नहीं लिए, डीएनए मैच हुआ कि नहीं हुआ, विटनेस कहाँ गए, सारे पलट जाएंगे। क्यों? क्योंकि गुमनाम गरीब मजदूर लोगों की मौत है और गरीब मजदूरों की इज्जत तो कुछ होती नहीं है। पॉलिटिशियन, उनका भी काम यही है कि जहाँ बड़ी चीज़ें हो, जहाँ भीड़ हो, जहाँ गुस्सा हो, जहाँ मीडिया का कवरेज हो रहा, वहाँ वो पहुँच जाएंगे, क्योंकि उनको भी वोट चाहिए और वो हमदर्दी जताएंगे, भाषण देंगे, निकल लेंगे। मीडिया यानी हम लोग जो ऐसी खबरों पे बड़ी मुश्किल से कि अच्छा ठीक है यार, मतलब ये होता ना कि चलो एक रस्म निभानी है तो रस्म निभाने के लिए कर दो, वैसे नहीं। जैसे बड़ी बड़ी खबरें हैं जिसके पीछे पड़ गए, बड़ी भी क्या किसी को भी, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर काला जठेड़ी की शादी हो रही है, अब इससे सोसाइटी, समाज, बाकी सबका क्या होना है। लेकिन मुझे ही देखिए ना, मैं ही आपको अब तक 2 बार तो सुना चुका हूँ, हो सकता है आने वाले 12-13 मार्च को और भी सुनाऊंगा, क्योंकि शादी है। तो हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब गुनहगार हैं, और जब तक हम सब इस जिम्मेदारी को पहचानेंगे नहीं, इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी जो बेहद अफसोसनाक है। क्या बोलूं, इसमें आज कुछ बोलने के लिए है भी नहीं, क्योंकि सोचने के लिए बहुत कुछ है। तो उम्मीद करता हूँ गाइज ये स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्या बताऊँ सोचने वाली स्टोरी थी। और गाइज मैं आपको बता दूँ कि अपने इस चैनल पे रियल स्टोरी पे केवल आपको इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ ही सुनने को मिलेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कीवर्ड के हिसाब से ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सर्चेबल स्टोरियाँ होती हैं वही आपके लिए यहाँ पर लेके आता हूँ। तो आप बिल्कुल यहाँ पर बने रहें और इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ यहाँ पर सुनते रहें। तो मिलते हैं एक नई बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।